रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ आए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। इन्हीं प्यारे शब्दों के साथ मैं मनीष यादव एक बार फिर से सभी लोगों का स्वागत करता हूं कंप्यूटर स्पेशल के इस क्लास में। दोस्तों, इससे पहले वाली क्लास में हमने विंडोज की कुछ एलिमेंट्स को देखा था और उम्मीद करते हैं कि विंडोज के एलिमेंट को आपने अच्छे तरीके से समझा होगा। और आज हम कुछ एक्सटेंशन को देखेंगे, किस एक्सटेंशन का क्या मतलब होता है उसको आज की क्लास में देखेंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले अगर आप फोल्डर बनाने में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जैसे आप न्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप यहाँ से फोल्डर भी बना सकते हैं। अगर कोई आपको शॉर्टकट बनाना है तो शॉर्टकट बना सकते हैं, या हमें शॉर्ट से रिलेटेड कोई फाइल बनानी है, पीपीटी बनानी है, या जैसे कि आप अगर मेरे चैनल पे जाएं तो वहाँ पे HTML की वीडियो है तो हम HTML में जो भी कोड तैयार करते हैं उसको .html से सेव करते हैं। आगे जब हम PHP के कोड को देखेंगे तो .php से सेव होता है। JS का कोड, जावास्क्रिप्ट का जब हम कोड करते हैं तो .js से सेव होता है। सिर्फ अगर CSS का कोड है तो उसको .css से हम सेव करते हैं। तो हर एक फाइल का एक अलग एक्सटेंशन होता है और हर एक्सटेंशन का एक मतलब होता है, और एक्सटेंशन चेंज हो जाने से पूरी फाइल चेंज हो जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे टाइप ऑफ फाइल एक्सटेंशन। तो अ फाइल हैज टू पार्ट्स, द फर्स्ट इज नेम ऑफ फाइल। अ फाइल हैज टू पार्ट्स, द फर्स्ट इज नेम ऑफ फाइल एंड सेकेंड इज एक्सटेंशन ऑफ फाइल। दोस्तों, किसी भी फाइल का दो पार्ट्स होता है, दो भाग होता है। पहला जो भाग होता है वो फाइल के नाम होता है, मतलब कि जैसे अगर मैं सेव करता हूं a.text तो a यहाँ पे फाइल का नेम हुआ और .txt जो हुआ वो उसका एक्सटेंशन हुआ। तो अ फाइल हैज टू पार्ट्स, द फर्स्ट इज नेम ऑफ फाइल एंड सेकेंड इज एक्सटेंशन ऑफ फाइल। पहला जो पार्ट्स होता है वो होता है किसी भी फाइल का नाम, और दूसरा जो होता है किसी भी फाइल का एक्सटेंशन। नेम इज ऑप्शन एंड यूजुअली गिवन बाय द यूजर। नेम जो होता है वो यूजुअली गिवन बाय मतलब यूजर के द्वारा वो दिया जाता है, और बट समटाइम्स इट में यूज विद डिफॉल्ट नेम। बट कई बार हमें डिफॉल्ट नेम यूज करना पड़ता है, ऑटोमेटिक वो डिफॉल्ट नेम ही यूज होता है। कई ऐसी फाइल होती हैं जहां पे हमें डिफॉल्ट नेम ही रखना पड़ता है। बट एक्सटेंशन डिफाइन द फाइल टाइप। अगर दोस्तों हम कोई फाइल को रखे हैं, जैसे सपोज करिए मैंने यहाँ पे एक फाइल सेव कर दिया लैब, तो सिर्फ लैब के नाम से आप नहीं समझ पाएंगे कि ये फाइल नोटपैड फाइल है या वर्डपैड फाइल है या PPTs है या फिर HTML फाइल है या जावा की फाइल है। क्या फाइल है आप नहीं समझ पाएंगे। लेकिन अगर आप एक्सटेंशन के बारे में जानते हैं कि कौन से एक्सटेंशन का क्या मतलब होता है, तो उस एक्सटेंशन से आप समझ सकते हैं कि ये फाइल किस टाइप की है और आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं या कोई भी काम हो। अगर यहाँ पे बहुत सारी फाइल हैं तो आपको ओपन करने में समस्या नहीं होगी, और एक्सटेंशन की मदद से आप बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे कर सकते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल में हम देखेंगे resume.doc इज अ डॉक्यूमेंट फाइल, मतलब कि जो किसी भी फाइल के पास अगर .doc लगा है तो वो एक डॉक्यूमेंट फाइल है। आगे देखते हैं। इस टेबल के माध्यम से हमने यहाँ पे समझाने की कोशिश किया है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये एक्सटेंशन है, ये एक्सटेंशन का फाइल टाइप है और इसका एक डिस्क्रिप्शन है। तो दोस्तों, अगर किसी फाइल के एक्सटेंशन में .txt लगा होता है तो वो एक NC टेक्स्ट फाइल होती है, NSI टेक्स्ट फाइल होती है, और इसका मतलब होता है कि स्टोर बेसिक अल्फा नंबरिक टेक्स्ट एंड सिंबल्स। ये अल्फा नंबरिक टेक्स्ट और सिंबल को स्टोर करता है एज डिफाइंड बाय द ANSI स्टैंडर्ड। अगली जो हमारे पास एक्सटेंशन है वो है .rtf, जिसको हम रिच टेक्स्ट फॉर्मेट कहते हैं। और RTF इज ए स्टैंडर्ड क्रिएटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट। ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया था फॉर इस्टेब्लिशिंग डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग, डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट को इस्टेब्लिश करने के लिए। और विद इन RTF यू कैन डेजिग्नेट फॉन्ट, आप फॉन्ट को भी डेजिग्नेट कर सकते हैं, और फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ, प्रॉपर्टीज एंड पेज लेआउट एलिमेंट्स, ये सभी चीजें आप वहां पे चेंज कर सकते हैं। और अगला हमारे पास है .html। अगर आपको HTML का
वीडियो देखना चाहते हैं या ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है वेब डिजाइनिंग HTML के नाम से, वहां से आप पूरा HTML पढ़ सकते हैं। तो .html अगर किसी फाइल में लगी है तो वो HTML फाइल फॉर व्यूइंग इन वेब ब्राउजर, वो ऐसी फाइल है जिसको हम वेब ब्राउजर पे देखते हैं। और अगर कोई फाइल के साथ में .bmp लगा है, .bmp एक्सटेंशन लगा है, तो वो एक बिटमैप ग्राफिक्स फाइल है और स्टैंडर्ड बिटमैप फॉर्मेट फॉर स्टोरिंग ग्राफिक्स, ये ग्राफिक्स को स्टोर करने के लिए फाइल होती है। और इसकी जो क्वालिटी होती है हाई होती है, लेकिन जो इसकी साइज होती है वो भी हाई होती है। और .jpg या jpeg आप सभी लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, कोई भी इमेज होती है तो कंप्रेस्ड फॉर्मेट फॉर स्टोरिंग हाई डिटेल इमेज लाइक फोटोग्राफ्स, लो फाइल स्पेस बट लॉसेस सर्टेन डिटेल इन द कंप्रेशन प्रोसेस। अगर हम किसी फोटो को, दोस्तों आप स्वाभाविक सी बात है कि जानते हैं कि अगर किसी फोटो को हम कॉम्प्रेस करते हैं तो उसकी क्वालिटी थोड़ी सी डाउन होती है। अगर कोई इमेज 15 MB का है, अगर उसके साइज को आप 2 MB करते हैं तो उसकी क्वालिटी डल होती है और बहुत सारी चीजें वहां पे हम लॉस करते हैं। लेकिन आप देखते हैं कि मैक्सिमम साइज इसकी कैपेसिटी बहुत अधिक होती है। ऐसा नहीं है कि अगर .jpeg फॉर्मेट में फाइल है तो 1 या 2 MB से ज्यादा की नहीं हो सकती है, बहुत अच्छी क्वालिटी की इमेज JPG फॉर्मेट में होती है। और उसके बाद ये है .wav वेब ऑडियो फाइल, ये एक तरीके से मतलब तरंग की फाइल में होती है। जैसे हम लोग वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो हम जो ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं वो वेब के फॉर्मेट में ही रिकॉर्ड करते हैं और उसमें हम अपने देख सकते हैं कि कहाँ पे हमारा पिच ज्यादा है कम है और उस हिसाब से हम अपने नॉइज को भी रिमूव करते हैं। और स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉर स्टोरिंग ऑडियो फाइल्स इन पीसी कंप्यूटर, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट माना जाता है पीसी में ऑडियो को स्टोर करने के लिए। और एक जो यहाँ पे है एक्सटेंशन .avi, अगर किसी फाइल के साथ आपको .avi दिखता है तो वो एक AVI ऑडियो वीडियो फाइल हो सकता है और ऑडियो वीडियो इंटरलीव फाइल हो सकता है वो। .zip आप अच्छे तरीके से जानते हैं जिप क्या होता है। द जिप कंप्रेस फाइल फॉर्मेट इज द मोस्ट कॉमन फॉर्मेट फॉर कंप्रेसिंग डाटा इन विंडोज। अगर दोस्तों कई सारी फाइल्स आपके पास होती है और उसको अगर आपको कहीं सेंड करना है या छोटा करना है तो हम जिप फाइल बना के उसको सेंड कर देते हैं। उसको बाद में अनजिप करने के लिए एक्सट्रैक्ट करते हैं हम, और अनजिप करने के लिए WinRAR और बहुत सारे एप्लीकेशन हमारे पास उपलब्ध हैं। और अनजिप नाम से अगर कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो मोबाइल के लिए भी और कंप्यूटर के लिए बहुत सारे आपको एप्लीकेशन मिल जाएंगे जिससे आप अनजिप कर सकते हैं। .xls या xls, ये जो फाइल होती है MS Excel की फाइल होती है। .xls या .xlsx इज अ फाइल एक्सटेंशन यूज ऑन द कंप्यूटर रनिंग माइक्रोसॉफ्ट विंडोज टू आइडेंटिफाई फाइल्स क्रिएटेड। दोस्तों अगर कोई फाइल्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बनी है तो इससे आप पहचान सकते हैं। अगर किसी फाइल के एक्सटेंशन में लगा है .xls और या फिर .xls तो आप समझ सकते हैं कि वो फाइल प्रिपेयर की गई है MS Excel में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। .doc या .docx है तो हम समझ सकते हैं कि एक MS Word की फाइल है, या doc इज अ फाइल एक्सटेंशन यूज ऑन द कंप्यूटर रनिंग माइक्रोसॉफ्ट विंडोज टू आइडेंटिफाई फाइल क्रिएटेड इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इससे आप समझ सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो फाइल है ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनी है। और अगला है PPT, आप अच्छे तरीके से जानते हैं PPT माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। अगर कोई प्रेजेंटेशन आप बनाते हैं तो PPT एक्सटेंशन के साथ सेव होता है। और PPT फाइल एक्सटेंशन यूज ऑन अ कंप्यूटर रनिंग माइक्रोसॉफ्ट विंडोज टू आइडेंटिफाई फाइल क्रिएटेड इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। इससे आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये जो फाइल है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में प्रिपेयर की गई है। इसके बाद जो हमारे पास एक्सटेंशन है वो .csv है, कॉमा सेपरेटेड। CSV फाइल्स कैन नॉट बी यूज विद द मोस्ट valuable files any spreadsheet program such as Microsoft Excel, OpenOffice, Calc और Google Spreadsheet। ये किसी भी प्रकार की स्प्रेडशीट फाइल हो सकती है, चाहे वो Microsoft Excel से प्रिपेयर हुआ हो या OpenOffice Calc से या Google Spreadsheet से। दोस्तों अगला जो है हमारे पास .pdf। आप PDF सभी लोग अच्छे तरीके से जानते होंगे, लेकिन दोस्तों 99% लोगों को, मैं जहां तक मुझे पता है कि लोग बोलते रहते हैं कि PDF फाइल, लेकिन उसका फुल फॉर्म लोगों को पता नहीं होता है। तो और बहुत पूछा भी जाता है, लगभग हर एग्जाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द PDF। तो आप इसको ध्यान देंगे, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट फाइल। अगर ऑप्शन में आपको सिर्फ लिखा रहता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल तो आप उसी को सेलेक्ट करेंगे और बिल्कुल वो सही आंसर होगा। अगर फॉर्मेट होता है तो आप लगा सकते हैं, लेकिन अगर आंसर में आपको फॉर्मेट नहीं दिया है और सिर्फ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल लिखा है तो आप उसको टिक करेंगे, सही आंसर होगा वो।
द PDF फॉर्मेट इज कॉमनली यूज फॉर द सेविंग डॉक्यूमेंट दैट कैन बी व्यूड ऑन द मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स। दोस्तों ये एक फॉर्मेट होता है PDF फॉर्मेट, जो कि हम लोग डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए यूज करते हैं और मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे इसको हम देखते हैं या यूज करते हैं, व्यू करते हैं। और दोस्तों सबसे बढ़िया आज के ट्रेंड में जो चल रहा है PDF को देखने के लिए एडोब है, एडोब रीडर। और एडोब रीडर, यहाँ पे दोस्तों मैं एडोब रीडर का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ जो सॉफ्टवेयर किसी पर्टिकुलर फाइल के लिए बेस्ट है उसको बेस्ट हम कहेंगे ही। तो मोस्टली जो कॉमनली यूज होने वाला है इस समय सबसे ज्यादा PDF को देखने के लिए लोग एडोब रीडर को ही इस्तेमाल करते हैं। अगला है जो .ods ODF स्प्रेडशीट्स, ये होती है एन ओडीएस फाइल इज स्प्रेडशीट क्रिएटेड बाय काल्क। अगर काल्क में कोई आप स्प्रेडशीट फाइल क्रिएट किए हैं तो उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं .ods से। इट इज स्टोर डाटा इन सेल्स, ये डाटा को सेल्स में स्टोर करता है। दैट आर ऑर्गेनाइज इनटू रो एंड कॉलम, जो कि रो एंड कॉलम में ऑर्गेनाइज होता है। .ots ये एक ODF स्प्रेडशीट टेम्पलेट होता है। द OTS टेम्पलेट आर यूज्ड टू सेव स्प्रेडशीट दैट आर रिपीटली यूज्ड सच एज इनवॉइसेस, बजट, प्लानर्स एंड कैलेंडर, जो कि मतलब हमेशा यूज होता है, रिपीट होता रहता है। जैसे कि इनवॉइस है, बजट है, प्लानर्स है, कैलेंडर है, उस टाइप की टेम्पलेट को यूज करने के लिए, सेव करने के लिए ये .ots नाम से सेव होता है, जो कि ODF स्प्रेडशीट टेम्पलेट टाइप फाइल होता है। अगला हमारे पास है .odp, ये भी एक ODF प्रेजेंटेशन टाइप फाइल है। ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन .odp फाइल फॉर्मेट दैट इज यूज्ड बाय सम प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन, ये कुछ प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है और जैसा कि यहाँ पे ओपन ऑफिस इम्प्रेस में यूज किया जाता है। अगली जो फाइल है .otp और ODF प्रेजेंटेशन टेम्पलेट, ये भी है। OTP फाइल्स यूजुअली कंटेन ग्राफिक्स, स्प्रेडशीट्स, टेक्स्ट। ये दोस्तों ग्राफिक्स भी रखता है, स्प्रेडशीट भी रखता है, टेक्स्ट भी रखता है, स्लाइड्स भी रखता है और अदर प्रेजेंटेशन क्रिएटेड विथ स्टाइल, और भी जो प्रेजेंटेशन स्टाइल के साथ क्रिएट की गई होती हैं वो ये रखता है। यहाँ पे OTP का मतलब वन टाइम पासवर्ड नहीं है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। और ODT ये भी एक ODF टेक्स्ट टाइप फाइल होती है। द ODF फाइल इज द मेन फाइल यूज्ड बाय द राइटर इन डॉक्यूमेंट द सेम वे दैट वर्ड सेव डॉक्यूमेंट। ये उसी प्रकार से सेव होता है जैसे कि वर्ड में डॉक्यूमेंट सेव होता है, और इसको भी हम docx या file.odt के नाम से सेव करते हैं। और अगला जो है .ott, ये भी एक ODF टेक्स्ट टेम्पलेट है। एंड OTT फाइल इज अ डॉक्यूमेंट टेम्पलेट, इट कंटेन द पेज लेआउट एंड डिफॉल्ट स्टाइल फॉर ए टेक्स्ट। ये पेज के लेआउट को कंटेन करता है, रखता है, और डिफॉल्ट स्टाइल रखता है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के लिए। और OTT फाइल्स आर यूज फॉर ऑथरिंग, ये ऑथरिंग के लिए यूज किया जाता है। और .oxt जो भी हमारे पास लिब्रे ऑफिस एक्सटेंशन के साथ फाइल, जो भी हम फाइल लिब्रे ऑफिस के साथ बनाए होते हैं, अ फाइल विद द oxt फाइल एक्सटेंशन इन अपाचे ओपन ऑफिस एक्सटेंशन फाइल, दे आर यूज्ड टू ऐड मोर फीचर टू ओपन ऑफिस एप्लीकेशन सच एज इट्स राइटर, वर्ड प्रोसेसर, काल्क, स्प्रेडशीट प्रोग्राम एंड इम्प्रेस प्रेजेंटेशन। ये सारे जो यहाँ पे प्रोसेसर, काल्क, स्प्रेडशीट प्रोग्राम एंड इम्प्रेस प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर हैं, इन सब में फाइल को सेव करने के लिए, मोर फीचर ऐड करने के लिए एक्सटेंशन के साथ सेव किया जाता है फाइल को, या हम इस फाइल से मतलब आइडेंटिफाई करते हैं कि ये जो भी फाइल है ये पर्टिकुलर इस एप्लीकेशन का फाइल है। अगला हमारे पास है .odf, और ODF जो है इट स्टोर एन आर्चिव ऑफ द डाटा फाइल्स दैट कंप्राइज द डाटाबेस एंड इज फॉर्मेटेड अकॉर्डिंग टू द ओपन डॉक्यूमेंट स्टैंडर्ड। ये एक आर्चिव डाटा के फॉर्मेट में होता है और डाटाबेस फॉर्मेट के रेंज में होता है, और अकॉर्डिंग टू द ओपन डॉक्यूमेंट स्टैंडर्ड, ये ओपन डॉक्यूमेंट स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होता है ये, और जिसको सेव करने के लिए .odp यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। तो दोस्तों ये था कुछ एक्सटेंशन, आप इससे समझ पाए होंगे कि कुछ इमेज, कुछ टेक्स्ट की फाइल कैसे क्या होती हैं, और यहाँ से आप समझ पाएंगे कि ये जो अगर फाइल है तो एक्सटेंशन को देखने के बाद आप पहचान लेंगे कि ये जो फाइल है किस सॉफ्टवेयर के साथ या किस एप्लीकेशन के साथ बनी हुई है, और आप उसमें अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद हम कुछ मोबाइल ऐप्स को देखेंगे। तो मोबाइल ऐप्स को देखते हैं। अब मोबाइल ऐप इज अ पीस ऑफ प्रोग्राम इंटेंडेड टू रन ऑन ए मोबाइल डिवाइस। मोबाइल ऐप एक बेसिकली प्रोग्राम होता है जो कि मोबाइल डिवाइस पे रन करता है या तो टैबलेट पे रन करता है। मोबाइल ऐप्स वेयर इन द बिगिनिंग प्लान फॉर प्रोडक्टिविटी असिस्टेंस। दोस्तों ईमेल में, कैलेंडर में, कॉन्टेक्ट डेटाबेस, ये सबके लिए आजकल ऐसा कोई काम नहीं है दोस्तों जहां पे आपको ऐप ना उपलब्ध हो, और एक काम के लिए कम से कम 500 ऐप आपको मिल जाएगा।
तो ये है ऐप। और बट द पब्लिक डिमांड फॉर एप्स काज रैपिड एक्सपेंशन। दोस्तों हर एक फंक्शन के लिए जो पब्लिक की डिमांड है ऐप का वो बढ़ता ही जा रहा है इनटू अदर एरिया सच एज मोबाइल गेम्स के क्षेत्र में, फैक्ट्री ऑटोमेशन के क्षेत्र में, जीपीएस के क्षेत्र में, लोकेशन बेस्ड सर्विसेज है जैसे वेयर इज माई ट्रेन है, ट्रेन को देखने के लिए हम जब अपने ऑर्डर को ट्रैक करते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं जीपीएस के माध्यम से ही हमें शो करता है। टिकट परचेजिंग में बहुत सारे सॉफ्टवेयर आईआरसीटीसी और बहुत सारे सॉफ्टवेयर आपको उपलब्ध हैं जिससे आप टिकट बुक कर सकते हैं। और सो दैट देयर आर नाउ मिलियंस ऑफ द एप्स अवेलेबल। ये मिलियंस ऑफ द एप्स हमारे पास अवेलेबल हैं। मोबाइल एप्स आर नॉर्मली डाउनलोडेड फ्रॉम द एप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म। एप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म से आप मोबाइल एप्स को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों 2014 से 16 के बीच में एक ऐप चलता था जिसका नाम है 9 एप्स। और अगर आप 2014 से 16 के बीच में ऐप डाउनलोड किए होंगे या 17 तक के बीच में तो आप 9 एप्स के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। और उस समय लोग 9 एप्स को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते थे और लगभग सबके मोबाइल में होता था और प्ले स्टोर का उतना क्रेज नहीं था। लेकिन दोस्तों जो जेन्युइन एप्लीकेशंस है, आज देखिए किसी को भी ऐप डाउनलोड करना होता है तो प्ले स्टोर ही ओपन करता है। लेकिन उस समय फेक ऐप और 9 एप्स आप सभी लोगों को पता होगा कि खोलने पे उसमें क्या शो होता था। दोस्तों ऐसा कह सकते हैं हम कि 9 ऐप जो था उसमें 99% एडवर्टीजमेंट था और 1% ही हमें ऐप मिलता था। एक ऐप के साथ हमें 10 ठो ऐप और नया डाउनलोड हो जाता था और वो बिल्कुल ही मतलब एक तरीके से फेक एप्लीकेशन था। अब सब कुछ बंद हो चुका है, अब उतना कोई डाउनलोड भी नहीं करता है वैसे सब फालतू एप्लीकेशन को। और सभी लोग आजकल टेक्निकल हो गए हैं तो सब समझ जाते हैं कि कौन सा एप्लीकेशन काम का है और रेटिंग के हिसाब से भी लोग देखते हैं कि कितना इसका डाउनलोड है, क्या रेटिंग है, उस हिसाब से लोग इस ऐप को इस्तेमाल करते हैं। और आप ऐप स्टोर या गूगल प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों बात की जाए काम के ऐप की तो ऐप तो हमारे पास बहुत सारे हैं। अगर मैं ऐप बताऊं तो 2-4-6 घंटे ऐप ही आपको बताते रह जाएंगे। लेकिन कुछ जो जेन्युइन गवर्नमेंट के यूज में या पब्लिक के यूज में चलन में है उस ऐप को हम देखेंगे। जैसे कि भारत इंटरफेस फॉर मनी भीम ऐप। दोस्तों एक यूपीआई बेस्ड पेमेंट सर्विस है। दिस ऐप इज यूनिफाइड पेमेंट सर्विस and was developed by नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा डेवलप्ड किया गया। इट हैज बीन नेम्ड आफ्टर भीमराव अंबेडकर। आफ्टर भीमराव अंबेडकर के बाद ये इसका नेम किया गया एंड इट इज इंटेंडेड टू फैसिलिटेट ई पेमेंट्स। ई पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल किया गया, लॉन्च किया गया डायरेक्टली थ्रू बैंक्स एंड एज अ पार्ट ऑफ द 2016 इंडियन बैंक नोट। दोस्तों जब नोटबंदी हुआ 2016 में तो उस समय ई पेमेंट के प्रचलन को बढ़ाने के लिए यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटी लॉन्च की गई। जैसे अगर अल्टरनेटिव की बात करें तो भीम की जगह गूगल पे भी चलता है, लेकिन यूपीआई पेमेंट की शुरुआत अगर कहा जाए तो भीम से ही हुई थी। और टुवर्ड्स कैशलेस ट्रांजेक्शन, ये हमें कैशलेस ट्रांजेक्शन करने के लिए, कैशलेस को ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए ये चीजें लॉन्च की गई। लेकिन दोस्तों अगर सही मायने में देखा जाए तो आप बताइए कि आप कितने % डिजिटल हो पाए हैं। आप कमेंट में हमें जरूर बताइएगा कि सही में जो गरीब तबका परिवार है, जो अल्पसंख्यक है और जो मोबाइल और इस तरह की टेक्नोलॉजी को नहीं समझता है उसके लिए कितना कारगर है ये सब जो भी यूपीआई पेमेंट और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम है, उसके लिए किस प्रकार से मदद है और उसे बैंक में जाने से छुटकारा मिल पा रहा है कि नहीं, ये चीजें आप जरूर कमेंट में हमें बताइएगा। सम की फीचर ऑफ द ऐप, इसके कुछ फीचर्स हैं। सबसे पहला जो फीचर से सपोर्ट्स ऑल बैंक दैट यूज द यूपीआई, ये सारे बैंकों को सपोर्ट करता है जो कि यूपीआई को यूज करते हैं और इमीडिएट पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करता है ये। और अलाउ इंस्टेंट मनी ट्रांसफर बिटवीन 2 बैंक अकाउंट, 2 बैंक के बीच में आप इंस्टेंट मनी को ट्रांसफर कर सकते हैं। और मनी कैन बी ट्रांसफर्ड यूजिंग मोबाइल नंबर, या तो मोबाइल नंबर से या तो यूपीआई एड्रेस से आप मनी को ट्रांसफर आसानी से कर सकते हैं। और करेंटली अ मैक्सिमम ऑफ 10,000 पर ट्रांजेक्शन इज अलाउड, एक ट्रांजेक्शन में आप 10,000 रुपए तक का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, तो ये इसका लिमिट है और ये बढ़ता घटता रहता है, बढ़ भी सकता है ये कुछ दिन में। और द ऐप विल बी सून लिंक टू द आधार विद द आधार कार्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन एंड द सिक्योरिटी पर्पज। ये दोस्तों सिक्योरिटी पर्पज के लिए इसमें बहुत ही जल्द आधार लिंकिंग की सुविधा भी उपलब्ध होगी। ये अपडेट आएगा तो हो भी जाएगा बहुत जल्दी ही, और इससे आपकी सिक्योरिटी थोड़ा सा इंक्रीज होगी, जिससे और कोई लॉगिन करने में और इधर उधर करने में उसको समस्या होगी।
अगला जो है वो है माई गवर्नमेंट ऐप। दिस ऐप इज अ सिटीजन इंगेजमेंट प्लेटफॉर्म फाउंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन सिटीजन्स। ये दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऐप है एक तरीके से, और इसमें इंडियन सिटीजन के पार्टिसिपेशन के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया था। और इन कंट्री गवर्नमेंट्स एंड डेवलपमेंट इट एम्स एट क्राउड सोर्सिंग गवर्नेंस आइडियाज फ्रॉम द सिटीजन। दोस्तों ये सिटीजन से आइडिया लेने के पर्पज से प्रिपेयर किया गया था। द यूजर शैल बी अलाउड टू डिस्कस, यूजर्स को अलाउ किया गया इसमें डिस्कस करने के लिए और कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रकार के जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट थे और प्लान थे। दोस्तों अगर आपने माई गवर्नमेंट ऐप पे कभी भी अपने प्लान को या आइडियाज को शेयर किया है तो आप हमें जरूर कमेंट में बताइएगा। Some feature of the app are as follows. User can log in and share their suggestion, feedback and idea with the central minister. जो इसमें यूजर हैं वो अपने आइडिया को शेयर कर सकते हैं सेंट्रल मिनिस्टर के साथ, सजेशंस को अपने शेयर कर सकते हैं। यूजर कैन आल्सो ज्वाइन डिस्कशंस, यूजर डिस्कशन को भी ज्वाइन कर सकते हैं, पोल में भी भाग ले सकते हैं, और एंड फ्रॉम ग्रुप अराउंड टॉपिक्स ऑफ इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से टॉपिक पे भी ग्रुप में बात कर सकते हैं। अगला जो है IRCTC कनेक्ट ऐप, आप सभी लोग जानते होंगे IRCTC के बारे में। द इंडियन रेलवे हैड रिसेंटली लॉन्च एन एंड्रॉइड ऐप टू मेक द टिकट बुकिंग प्रोसेस इजियर फॉर द पीपल। दोस्तों काउंटर पे जाने से अच्छा है कि लोग अपने मोबाइल से ही टिकट बुक कर पा रहे हैं, नहीं तो आप काउंटर पे देखते हैं कि किस तरीके के चैलेंजेस लोगों को फेस करना पड़ता है। बेसिकली फॉर्म फिल करना, लाइन में खड़ा होना, और स्टेशन पे अगर टिकट की सुविधा अगर काउंटर एक ठो दो ठो है और त्योहार के समय में अगर पैसेंजर ज्यादा बढ़ जाते हैं तो समस्या होती है। तो इस तरीके की चीजें अच्छी हैं जिससे बहुत सारे लोग जो पढ़े लिखे हैं वो अपने टिकट को खुद से ही बुक कर सकते हैं। और सम फीचर ऑफ द ऐप आर एज फॉलो। यूजर कैन सर्च एंड बुक ट्रेन टिकट, यूजर्स कैन व्यू एंड कैंसिल टिकट्स। अपने यूजर्स जो हैं इसमें से ट्रेन को सर्च कर सकते हैं, टिकट को बुक कर सकते हैं और टिकट को देख सकते हैं और कैंसिल भी कर सकते हैं। और दिस ऐप रिसेंटली एडेड पैसेंजर, ये जो रिसेंटली एड पैसेंजर होते हैं उनको भी ये शो करता है। और न्यू यूजर कैन रजिस्टर फ्रॉम द ऐप डायरेक्टली, इट आल्सो अलर्ट यू अपकमिंग जर्नी। आपकी जो भी अपकमिंग जर्नी है इसके लिए आपको अलर्ट भी ये करता है, और इसमें न्यू यूजर्स डायरेक्टली रजिस्टर कर सकते हैं। दोस्तों अगला जो आप सभी लोगों के काम का ऐप है वो है डिजी लॉकर। अपने डॉक्यूमेंट को एक तरीके से आप कह लीजिए तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो होता है क्लाउड स्टोरेज, उसमें आपको स्टोर करने के लिए आप हर जगह ये पॉसिबल नहीं है कि लाइसेंस और डॉक्यूमेंट लेके घूम सकें, तो आप ई फॉर्मेट में अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को डिजी लॉकर के ऐप के मदद से रख सकते हैं। डिजी लॉकर इज अ डिजिटल लॉकर सर्विस ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ऑपरेट की जाती है सर्विस। दैट एनेबल्स इंडियन सिटीजन टू स्टोर सर्टेन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। ये सिटीजन को डॉक्यूमेंट स्टोर करने की सुविधा प्रोवाइड कराती है और क्लाउड स्टोरेज में। द सर्विस इज एम टुवर्ड्स रिड्यूसिंग द नीड टू कैरी। इसका मेन उद्देश्य जो है फिजिकल डॉक्यूमेंट को कैरी करने से आपको बचाना है, एंड इज ए पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट का एक हिस्सा है और डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव को बढ़ावा देने के लिए प्लान ये किया गया है, लाया गया है। और 1 GB ऑफ स्टोरेज स्पेस इज ऑफर टू यूजर। इसमें जो यूजर को स्पेस मिलता है, जगह मिलता है अपने डॉक्यूमेंट को रखने के लिए, वो 1 GB तक का होता है। और इसमें आप अपने आइडेंटिफिकेशन कार्ड को रख सकते हैं जो कि गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा इश्यू किए गए हैं। एजुकेशन सर्टिफिकेट रख सकते हैं, पैन कार्ड रख सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस रख सकते हैं, व्हीकल ओनरशिप डॉक्यूमेंट रख सकते हैं, या कुछ और भी आपके पास डॉक्यूमेंट है तो उसको आप रख सकते हैं। यूजर नीड टू पोजेस एन आधार कार्ड टू यूज डिजी लॉकर। यूजर को आधार की जरूरत पड़ेगी डिजी लॉकर को यूज करने के लिए। फॉर साइन अप द आधार कार्ड नंबर एंड वन टाइम पासवर्ड सेंड टू द आधार एसोसिएटेड मोबाइल नंबर। जो आधार के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है दोस्तों, उस पर आपका एक वन टाइम पासवर्ड जाएगा जिससे आप अपने डिजी लॉकर में साइन अप करके लॉगिन कर सकते हैं। और फॉर लेटर लॉगिन द यूजर कैन सेट देयर ओन पासवर्ड। बाद में दोबारा लॉगिन करने के लिए यूजर अपना खुद का पासवर्ड क्रिएट कर सकता है, या तो अपने फेसबुक या गूगल अकाउंट को भी लिंक कर सकता है, जिसे डायरेक्टली वो अपने फेसबुक अकाउंट पे ही टाइप करके या गूगल आई आइकन पे भी टाइप करके, गूगल आईडी पे ही टाइप करके वो डायरेक्टली लॉगिन हो सकता है। दोस्तों आप सभी लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है कि जब हम फेसबुक या गूगल, जीमेल कुछ भी लॉगिन करते हैं तो एक यूजर नेम का बॉक्स आता होगा, आप सभी लोग देखे होंगे, एक पासवर्ड का आता होगा बॉक्स, एक रहता है लॉगिन या साइन अप या साइन इन, इस तरीके का आपको इंटरफेस होता होगा। जब आप एक बार लॉगिन करते हैं तो साइड में लिख के आता है रिमेंबर पासवर्ड, तो उस पर आप टिक कर देते हैं, तो दोबारा जब आप लॉगिन होते हैं तो आपको पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। दोस्तों मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है
कि अगर वो पासवर्ड और ईमेल हमारे कंप्यूटर में सेव होता है तो वो कहाँ होता है, और अगर वो सेव होता है हमारे सिस्टम में तो क्या हम उसे देख सकते हैं, और अगर देख सकते हैं तो हम तो किसी के भी फेसबुक या जीमेल को एक्सेस कर सकते हैं अगर उसने अपने आईडी को रिमेंबर किया है, रिमेंबर पासवर्ड किया है। और दोस्तों इतना तो कंफर्म है कि कहीं ना कहीं वो सेव होता है। अगर ये हो सकता है कि कुछ ऐसे फॉर्मेट में सेव होता हो जो किसी को दिखे ना, लेकिन सेव जरूर होता है, क्योंकि अगर सेव ना हो तो दोबारा हम लॉगिन करेंगे तो ब्राउजर को पता कैसे चलेगा, वो कैसे अपने आप जान के हमारी लॉगिन को ही आईडी को ही शो कर देता है और हमारी आईडी ओपन हो जाती है। और दोस्तों अगर इस तरीके का अगर सिस्टम हो सकता है तो अगर वो फाइल हमें मिल जाए और उसी प्लेस पे अगर किसी और कंप्यूटर पे हम उस फाइल को रखने में कामयाब हो जाते हैं तो हम किसी की भी आईडी को किसी और कंप्यूटर में एक्सेस कर सकते हैं। फिलहाल इस पे आप रिसर्च करिएगा और मेरे क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट में दीजिएगा कि ये कहाँ सेव होता है और किस तरीके से ये किस फाइल के टाइप में सेव होता है। तो दोस्तों ऐप सेक्शन में आज इतना रखते हैं, और 2-3 चार्ट हो जो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, जैसे कि इलेक्टर्स वोटर आईडी कार्ड के लिए कुछ ऐप है, और जो भी इंपॉर्टेंट ऐप होंगे उसके बारे में हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। और इस क्लास के बाद दोस्तों हम MS वर्ड स्टार्ट करेंगे और उसमें लिब्रे ऑफिस में या जो भी सॉफ्टवेयर है MS वर्ड 2013-16 जो भी लेटेस्ट अपडेट है उसके हिसाब से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को पढ़ेंगे, पावर पॉइंट, एक्सेल, स्प्रेडशीट, जो भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सॉफ्टवेयर हैं, पावर पॉइंट, सब कुछ अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो और अभी तक हमने जितना पढ़ा है उसका मैं MCQ टाइप और ट्रू फॉल्स टाइप में क्वेश्चन कल लेके आऊंगा, और कल के बाद हम स्टार्ट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को। तो कल वाली क्लास आप लोग जरूर देखिएगा। कल वाली क्लास में अभी तक हमने जितना पढ़ा है उसके हिसाब से क्वेश्चन होगा, MCQ टाइप क्वेश्चन होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, आपको हर एक परीक्षा में देखने को मिलेगा। और इसमें कुछ ऐप बच चुका है जैसे कि वोटर हेल्पलाइन ऐप है, गर्व है, M पासपोर्ट सेवा है, इस तरीके का जो भी ऐप बचा है ये हम इसको कल कवर करेंगे। और आज के लिए इतना रखते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल कंप्यूटर नगर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लीजिए, जिससे हमारी जो भी वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आज के लिए इतना रखते हैं। और अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया तो उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक सबका डिस्क्रिप्शन में, हमारे सोशल नेटवर्किंग साइट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप हर तरीके से हमसे जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना रखते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।